चौकन्ने रहें। आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर के सोशो कल्चरल और इकोलॉजिकल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और भारत में फॉर्मल स्कूल एजुकेशन की। जी हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मकसद 2030 तक भारत में एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करते हुए प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक ग्रॉस एनरोलमेंट को 100% तक पहुंचाना है। खास बात यह है कि अब हमारे देश में नई एजुकेशनल पॉलिसी के तहत ही एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हालांकि अभी कई स्टेट्स के स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका एजुकेशन पुराने करिकुलम पर ही बेस्ड है, लेकिन अब एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही की जा रही हैं। तो हमारे समझने वाली बात यह है कि हमारे फॉर्मल स्कूल एजुकेशन करिकुलम में किस तरह का बदलाव आया है, उसके चैलेंजेस क्या हैं और ये पुराने स्कूल एजुकेशन करिकुलम से किस तरीके से डिफरेंट है। इसी पर बात करने के लिए हमने इन्वाइट किया है 3 खास मेहमानों को। हमारे साथ स्टूडियो में एनसीईआरटी में प्रोफेसर उषा शर्मा मौजूद हैं। वेलकम टू द स्टूडियो मैम। एनसीईआरटी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर मीनाक्षी खर हमारे साथ मौजूद हैं। मैम वेलकम टू द स्टूडियो। और नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोजनी नगर की फॉर्मल प्रिंसिपल सविता जखमोला जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तीनों का ही हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहला सवाल जो मैं है उषा जी से जानती हूँ। उषा जी, क्योंकि हम एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हम फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन की भी बात कर रहे हैं, हाउ रेडी वी आर? जब भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसके बाद से पूरे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे बदलाव आए हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा बदलाव जो है वो शिक्षा की पूरी जो संरचना है उसमें बदलाव आया है। अब हम फाउंडेशनल स्टेज की बात करते हैं जो 5 साल का है, जिसमें हम प्री स्कूल के 3 साल इसमें शामिल करते हैं, कक्षा 1 और 2 इसमें शामिल हैं। इसके बाद हम जब कक्षा 3, 4, 5 की बात करते हैं तो उसे हम प्रिपरेटरी स्टेज कह रहे हैं। उसके बाद फिर से 3 साल हमारे सामने हैं, कक्षा 6, 7 और 8 जिसे हम मिडिल स्टेज कह रहे हैं। उसके बाद कक्षा 9, 10, 11, 12 जिसे हम सेकेंडरी स्टेज कह रहे हैं। तो पूरे शिक्षा पद्धति में, पूरी शिक्षाई संरचना में ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये बदलाव इसलिए इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि अब हम प्री स्कूल पर भी बहुत ज़्यादा फोकस होकर काम कर रहे हैं, उसकी अहमियत को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, उस पर बल दे रहे हैं। तो एक मेजर चेंज तो ये आया है। और दूसरा मेजर चेंज जो आया है वो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी को लेकर आया है। बहुत छोटे बच्चे पढ़ना लिखना कैसे सीखेंगे, न्यूमरेसी कैसे सीखेंगे, यानी कि गणितीय अवधारणाओं को कैसे सीखेंगे और जीवन में उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इस पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। तो ये 2 मुख्य बदलाव हमारे सामने नज़र आते हैं। जी, तो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर हम और आएंगे आपके पास, लेकिन आपने जो बाइफर्केशन किया कि उसको एज वाइज हम कह लें या उसका जो हमने एक 3 to 8 और 8 to 11 और 11 to 14 एंड देन 14 to 18 जो हमने किया है, तो हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। 14 to 18 हम मीनाक्षी मैम से समझना चाहते हैं कि मैम सेकेंडरी एजुकेशन क्योंकि एक तरह से वो अलग तरह का फाउंडेशन है कि आप हायर एजुकेशन से पहले एक बेस तैयार कर रहे होते हैं। ऑल्दो एनईपी में शायद वो 0 से भी हम देखेंगे कि उसको शुरुआत करने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बच्चे अपने स्ट्रीम्स को चूज़ करते हैं, कोई ह्यूमैनिटीज़ जाता है, कोई कॉमर्स जाता है, कोई साइंस स्ट्रीम जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत एक अच्छा सा एक बुके दिया गया है कि आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा और एलोबरेट करके आप समझाइए कि वो क्या है और कैसे वो इम्प्लीमेंट होने वाला है। जी मीनाक्षी, यहाँ बात को आगे ले जाते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम किसी पॉलिसी को, जो हमारे सामने इस वक्त जिस पे बात चल रही है वो है एनईपी, जब हम उसको पढ़ते हैं तो पहला पॉइंट जो शायद ध्यान में हमें रखना चाहिए कि हम इसको होलिस्टिकली देखें, इसको हम तोड़ तोड़ कर ना देखें। इसमें ये देखना ज़रूरी है एज ए रीडर और एज एन एजुकेशनिस्ट कि क्या इसमें लिंकेजेस हैं, क्या शुरू से अंत तक इसमें इंटरलिंकेजेस नज़र आते हैं, एक कॉन्टिन्यूम बनता है कि नहीं,
कॉन्टिन्यूटी ऑफ एजुकेशन लर्निंग की बनती है कि नहीं, जो सिर्फ 12th तक ही ना हो पर उसको हायर एजुकेशन के साथ भी जोड़े। दूसरी चीज़ ये है कि पढ़ते हुए हमारा ध्यान इस और भी जाता है कि क्या सब बच्चे इसमें नज़र आते हैं। वो बच्चे जो बिल्कुल रिमोटेस्ट एरिया में रह रहे हैं, कुछ बच्चों के पास कुछ फैसिलिटीज़ नहीं भी अवेलेबल हैं, कुछ के पास हैं, तो क्या ये पॉलिसी सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी पढ़ने की देती है? ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है कि सब बच्चों की वॉइसेस आप उसमें सुन पाते हैं कि नहीं, वो क्या चाहते हैं और क्या उनके लिए अच्छा है। तीसरी बात जो पॉलिसी पढ़ते हुए उसको शुरू से अंत तक पढ़ते हुए जो ध्यान जाता है वो ये है कि क्या ये पॉलिसी हमको एक फ्यूचर जनरेशन प्रिपेयर करने के लिए हेल्पफुल है कि नहीं। क्योंकि आप देखिए कि चैलेंजेस जो हैं वो नई से नई हमारे सामने आती हैं। हमारी सोशल लाइफ, हमारी सोसाइटी इवॉल्व करती रहती है और उस पर एक ग्लोबल इम्पैक्ट भी रहता है। तो हमें ये ज़रूरी हो जाता है ये प्रायोरिटी देना कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी से जो बच्चे एजुकेशन लें वो फ्यूचर के लिए रेडी हों। तो जब हम ये पॉलिसी पढ़ते हैं तो शायद इन तीनों चीज़ों का जवाब जो है हमको उसमें मिलता है। उषा जी ने अभी आपसे बताया कि प्री स्कूल पर फाउंडेशनल लिटरेसी पे बहुत ज़ोर है और आप देखिए कि वो ज़ोर हमें एक स्ट्रक्चरल लेवल पे दिखता है, जब जहाँ हम ये देख पाते हैं कि जो हमारी शुरुआती दौर की पढ़ाई है उसको मेन स्ट्रीम के साथ हमने अब जोड़ लिया है, अलाइन कर लिया है उसको। तो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही आप जो है सिलेबस को, करिकुलम को अच्छे से देख पाएंगे। जिस कॉन्टिन्यूम की मैं बात कर रही हूँ आप उसको उसमें देख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि लैंग्वेज पे बहुत एम्फेसिस है और मदर टंग बेस्ड एजुकेशन पे बहुत एम्फेसिस है, जो शुरू से लेकर आपको लास्ट स्टेज ऑफ एग्ज़िट जिसे हम कहते हैं 11th 12th और सेकेंडरी स्टेज में भी दिखाई पड़ता है। और इसको लेने का भी एक पर्पस है कि बच्चे मीनिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकें, समझ के साथ पढ़ सकें। आप जैसे जैसे ऊपर की ओर चलते हैं तो लास्ट जो आपका सेगमेंट आता है सेकेंडरी एजुकेशन का, उसमें हम 9th से 12th की बात कर रहे हैं जी। और जैसे आपने एक बुके की बात की तो हाँ, ये बात आपको वहाँ दिखाई देती है, पर इसके पीछे की अगर हम सोच देखें कि क्या विजन रही होगी इसकी, तो ये भी देखने को मिलता है कि हमारी सोसाइटी में अगर हम आज देखें तो एक साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव बढ़ गया, जैसे कि इंग्लिश की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटीज़ जो है वो पीछे ही रह रही है, जबकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो सोशल साइंटिस्ट्स हैं, वो जो दूसरे साइंटिस्ट हैं साइंस पढ़ने वाले, उनमें कहीं ना कहीं समानता रहे। दोनों की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो एक बहुत अच्छी बात इस NEP में हमको नज़र आती है कि आप जैसे ऊपर की पढ़ाई की तरफ जाएंगे, वहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखा गया है। साइंस पढ़ते हुए आप सोशल साइंस भी पढ़ सकते हैं और आर्ट्स एस्थेटिक्स को भी साथ में लेकर चलेंगे, और इसके साथ वोकेशनल एजुकेशन की भी एक स्पेस क्रिएट हुई है। ठीक है मैम, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। और क्योंकि हम फॉर्मल स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं आज, तो मैं आपसे जो सविता जी जानना चाहती हूँ ये, क्योंकि आप फॉर्मर प्रिंसिपल रही हैं, तो बच्चों का एक व्यू पॉइंट अलग रहता है और उनको समझना, और टीचर्स आई एम श्योर बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं उनको। तो क्योंकि हम सेगमेंटाइज नहीं करना चाहते हैं कम से कम स्टूडेंट्स को, तो लेकिन क्योंकि जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं, जिस एरिया स्पेसिफिक से वो आते हैं,
वो भी कई बारी स्टूडेंट के मन के ऊपर हावी हो सकता है। तो वैसे में ये एनईपी जो है वो किस तरीके से, क्योंकि जैसे मीनाक्षी मैम ने बहुत अच्छा कहा कि हॉलिस्टिक एक अप्रोच अपनाई गई है, तो वो कितना ज़रूरी आप मानती हैं किसी भी एक उस स्टूडेंट के लिए जो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, लेकिन अल्टीमेट जो मोटिव है इस एनईपी का वो ये है कि वो भी जिस सपने के साथ आया है उसको वो पूरा करके जाए। देखिए मीनाक्षी जी, ज्ञान किसी भाषा का मोहताज नहीं होता, किसी सीमा का मोहताज भी नहीं होता। हम उस देश के नागरिक हैं जिसका इतिहास बताता है, जिसमें अभिमन्यु जैसे बच्चे जो गर्भ से ही सीखना शुरू कर दिया था, और आज विज्ञान भी इस बात को सपोर्ट करता है कि बच्चे बहुत अर्ली स्टेज से सीखना शुरू कर देते हैं जी। तो गर्भ से बाहर आने के बाद भी बच्चा लर्निंग मोड में ही रहता है। हम माताएं उससे अपनी भाषा में बात करती हैं, घर के सभी सदस्य उससे बात करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करता है। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है कि इसमें मातृभाषा को बहुत जोर दिया गया है और बहुत आसानी से बच्चा अपनी बात को कह भी सकेगा और समझ भी सकेगा। अगर वो किसी दूसरी भाषा में ज्ञान को लेता है तो पहले उसे दूसरी भाषा सीखनी पड़ेगी। तो ये इसका बहुत ही अच्छा एक पहल है जिसमें मातृभाषा में बच्चे की अर्ली पढ़ाई, जो भी उसको समझाना है, जो वो ज्ञान अर्जित करेगा वो अपनी मातृभाषा में करेगा। तो ये जो लिटरेचर और न्यूमरेसी की बात हो रही है, एक नींव को मजबूत करने की बात हो रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फाउंडेशनल जो 5 साल का उन्होंने रखा है उसने उस स्टेज में बच्चा काफ़ी कुछ सीखेगा और आगे प्रेपरेटरी लेवल के लिए, मिडिल लेवल के लिए वो तैयार होगा। तो ये जो अंग्रेज़ी भाषा है वो एक भाषा के रूप में सिखाई भी जाएगी, दूसरी भाषाएं भी सिखाई जाएंगी मातृभाषा के साथ जी। तो इससे काफ़ी उम्मीद है कि बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। और जैसे कि दूसरे देशों में भी होता है कि जो फ्रेंच देश हैं वो अपनी भाषा में पढ़ाई कराते हैं, चीन अपनी भाषा में पढ़ाई करा रहा है, तो इससे बच्चे की जो सोचने की और इनोवेटिव उसकी जो अप्रोच होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। बिल्कुल, और कहते तो यही है कि ख्वाब तो आप हमेशा अपनी ही भाषा में देखते हैं और बुनते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसको समझा गया और अब उसके ऊपर काम हो रहा है। तो उषा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ 3 to 5 को अगर हम देखें, क्योंकि ये भी हम कहते हैं कि जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो एक हमें लगता है कि बच्चा शायद बहुत छोटा है, लेकिन उसके ब्रेन का डेवलपमेंट मैक्सिमम हो रहा होता है उस समय पर, जो कि हम 3 to 8 ईयर्स कह सकते हैं। तो बहुत कुछ है जो कि उसको उस समय पर फॉर्मल एजुकेशन के तहत सिखाया जा सकता है। तो उसको लेकर क्या स्कीम्स हैं और कैसे इनकलकेट किया जाएगा स्टूडेंट्स में, और अगर थोड़ा सा फ़र्क भी मैं समझना चाहूँ कि पहले के मुकाबले कैसे अलग है। ये विषय मेरे मन के बहुत नज़दीक है। बच्चे मुझे बहुत प्रिय हैं और बच्चों से जुड़े हुए काम भी उससे ज़्यादा प्रिय हैं। तो जब हम 3 to 8 ईयर्स की बात करते हैं, या जिसे हम कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें हम प्री स्कूल भी शामिल करते हैं, कक्षा 1 और 2 भी शामिल करते हैं। हालांकि जिस तरह की कंटिन्यूटी की बात अभी प्रोफेसर मीनाक्षी खार कर रही हैं, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। ये सेग्रीगेशन संभव नहीं है सीखने के प्रोसेस में, क्योंकि सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं फाउंडेशनल स्टेज में जो मेजर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो इनिशिएटिव है वो है जादुई पिटारा। जादुई पिटारा एक तरह का ऐसा रिसोर्सेज का पूल है, एक ऐसा पिटारा है जिसमें बच्चों की उम्र के हिसाब से, उनके जो इंटरेस्ट एरिया हैं उनके हिसाब से, और उनके जो डेवलपमेंट के 5 डोमेन्स हैं, चाहे हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें या फिर हम सोशो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट की बात करें, या आर्ट एंड एस्थेटिक और कल्चरल डेवलपमेंट की बात करें, तो इसमें 5 डोमेन्स को लेकर बहुत सारा रिसोर्स मटेरियल एक जगह एकत्रित किया गया, उस पिटारे में रखा गया है और इसे नाम दिया गया है जादुई पिटारा। तो जैसे ही बच्चे उस पिटारे को खोलते हैं तो उसमें तरह तरह के रिसोर्स मटेरियल हम देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर है, जैसे उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको नज़र आएंगे, उसमें बहुत सारे पोस्टर्स हैं जो बहुत कलरफुल हैं, बहुत आकर्षक भी हैं और जो बच्चों को पढ़ने के लिए आमंत्रित भी करते हैं। उसमें एक रीडिंग सीरीज़ भी हमारे पास है, बरखा सीरीज़, और इसके अतिरिक्त एक बच्चों की पत्रिका है जिसका नाम है फिरकी बच्चों की। इसके अलावा उसमें अक्षर कार्ड हैं, शब्द कार्ड हैं, तो ऐसा तमाम तरह का रिसोर्स मटेरियल जो बच्चों को सीखने में मदद करता है वो उस पिटारे का हिस्सा है।
तो पिछले वर्ष ये जादुई पिटारा लॉन्च हुआ है और अभी हाल ही में ई जादुई पिटारा भी लॉन्च हो चुका है। तो अब हम डिजिटल तरीके से भी इस पिटारे को एक्सेस कर सकते हैं और अब ये मुहिम भी जारी है कि हम बच्चों की भाषाओं में इस पिटारे में उस सामग्री को लेकर आए। तो ये पहल राज्यों के साथ मिलकर जारी हो चुकी है। जो एक दूसरा मेजर इनिशिएटिव है जिसे हम निपुण भारत कह रहे हैं, और उसमें भी हमारा जो मेजर फोकस है वो इस बात पर है कि बच्चों की रीडिंग राइटिंग को एनहांस किया जाए। तो हमारा जो मेजर फोकस है वो रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन है और इसमें जो बेसिक डिफरेंस आया है, अब हम रीडिंग को और राइटिंग को अक्षर पहचान या अक्षर लेखन से शुरू न करके हम पिक्चर रीडिंग को भी रीडिंग का एक हिस्सा मानते हैं। और जब बच्चे कागज पे जो कुछ भी उकेरते हैं, चाहे वो एक तस्वीर हो, कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं हो, एक मुकम्मल तस्वीर भी हो, तो वो भी राइटिंग का एक हिस्सा है। तो हालांकि हम प्री स्कूल को इस फॉर्मल स्कूल सिस्टम में लेकर आए हैं, लेकिन प्री स्कूल की जो पूरी पढ़ाई लिखाई है वो बहुत इनफॉर्मल तरीके से चलेगी, जिसमें एक बच्चों के लिए वर्कशीट्स डेवलप की गई हैं, वो एग्जाम्पलर के तौर पर है। राज्य अपने अपने बच्चों की राज्यों की जो भाषाएं हैं उनको ध्यान में रखकर, अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोशल सेटिंग को ध्यान में रखकर ये वर्कशीट डेवलप कर सकते हैं। और शिक्षकों तक इस बात को, इस अंडरस्टैंडिंग को कम्युनिकेट करने के लिए उन्मुख नाम का एक मॉड्यूल भी बनाया गया है। तो फाउंडेशनल लिटरेसी में एक ये सबसे मेजर इनिशिएटिव लिया गया है जो पहले नहीं था। हम इतना फोकस होकर और इतना आर्टिकुलेट तरीके से हम इस बात को नहीं कह पा रहे थे। हालांकि पॉलिसी में ये आता है कि हम बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान की बात करें, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन के लिए जो इस समय प्रयास हुए हैं वो निसंदेह सराहनीय है। जी जी, बहुत बढ़िया। और मीनाक्षी जी, मैं आपसे जो जानना चाहती हूँ, क्योंकि होलिस्टिकली आपने कहा कि देखना चाहिए हमें इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी को, और आई एम श्योर वो देखा भी जा रहा होगा, तभी इतनी सारी डिज़ाइनिंग और इतना सारी प्लानिंग के साथ हम इसको लेकर आ रहे हैं। और बाकायदा समय भी दिया गया है कि आप इसको 2020 में हम लागू करने की बात कर रहे हैं और इसका पूरा जो एग्जीक्यूशन है वो हम 2030 तक की बात कर रहे हैं। तो वैसे में जो 360 डिग्री होलिस्टिक एक प्रोग्रेस कार्ड की जो बात है, जिसमें हम आउटकम्स को लेकर बहुत एक तरह से ये सोच रहे हैं कि आउटकम क्या आ रहा है, क्योंकि ये तो हमें मालूम है कि हम एजुकेशन तो हम लगातार दे रहे हैं, लिटरेसी रेट भी हमारा अगर हम इंडिपेंडेंस से अब तक देखें तो वो काफ़ी बेहतर हुआ है, लेकिन बावजूद उसके भी एक ओवरऑल अप्रोच जो मिसिंग थी। हम मानकर चलें कि क्योंकि अब हम आउटकम्स के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि व्हाट वी आर स्टडिंग और उसका हमको बेनिफिट क्या होगा, ओवरऑल हमें उसका आउटकम कैसे और क्या मिलेगा। जी, तो ये लर्निंग आउटकम की बात आपने करी, तो इसके साथ जोड़ते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सिलेबस है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। आप कॉम्पिटेंसीज़ पर ध्यान देंगे, कॉम्पिटेंसीज़ को बिल्टअप करने के लिए, उनको शार्पन करने के लिए हम काम करेंगे और उसमें हमारे लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो मददगार होंगे। तो जैसे कि प्रोफेसर उषा ने आपको एक व्यू दिया कि कैसे हम फाउंडेशनल लिटरेसी और फिर प्रेपरेटरी स्टेज में प्रोग्रेस करेंगे, उस स्टेज पर भी लर्निंग आउटकम्स ड्रॉ किए गए हैं और कॉम्पिटेंसी का एक लेवल भी ड्रॉ किया गया है उस स्टेज को ध्यान में रखते हुए। अब इसी को हम कैरी फॉरवर्ड आगे कर रहे हैं, उसको मिडिल में और फिर सेकेंडरी स्टेज में ले जाने का जो काम है वो हम अपनी टेक्स्ट बुक्स के थ्रू, अपने सप्लीमेंट्री मटेरियल के थ्रू इसको किया जा रहा है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के लिए कहूँ कि अगर रीडिंग को ही हम ले रहे हैं, रीडिंग पे बहुत फोकस है इस बार और वो फोकस शुरू की स्टेज से ही है और वो सारा आगे आगे ले जाना होगा। तो रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग किस तरह के लर्निंग आउटकम ड्रॉ कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि पढ़ने का मटेरियल क्या दिया जाए, उसके साथ ये भी देखा जा रहा है कि पढ़ाने की अप्रोच भी क्या हो। तो इस बार ये जो तीनों चीज़ों का हम एक लिंकेज बना रहे हैं कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या हो, क्या वो लर्निंग आउटकम हमें उस कॉम्पिटेंसी तक ले जा रहा है जहाँ हम एक तरह की कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की भी बात करें। और वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को हमने आगे खोल कर बताया भी है कि वो सिर्फ एक बोलने की जो कॉम्पिटेंस है और स्किल है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर उसमें हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ओवरऑल, आपके सारे
जो स्किल्स हैं उसमें प्रोफिशिएंसी डेवलप करने की बात कर रहे हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो बनाए गए हैं, और उसको हम एक स्टेज मान रहे हैं जो पेडागॉजी के साथ जुड़ेगी कि बच्चों को पढ़ाया क्या जाए ताकि ये लर्निंग आउटकम अचीव हो, और फिर ये लर्निंग आउटकम हमें उस कॉम्पिटेंसी की डेवलपमेंट की तरफ कैसे लेके जाएंगे। तो जो सारा प्रोसेस है वो अगेन मैं यही बात कहूँगी कॉन्टिन्यूटी में देखा जा रहा है। जी जी, तो और ये एक अच्छी बात इस बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका अगर कोई आउटकम नहीं है तो फिर तो कोई यूज़ ही नहीं है उस एजुकेशन का, और इसीलिए आउटकम्स और इन सब चीज़ों के ऊपर बात हो रही है। प्रिंसिपल सविता जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि पढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो टीचर के ऊपर है, तो वो टीचर को भी इसमें बहुत सारी ऐसी आई एम श्योर चीज़ें होंगी जो कि उस तरह से गाइड करते हैं कि हाउ टू टीच। ऑल्दो जो टीचर फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा होता है वो अपनी एजुकेशन डिग्री पूरी करके आता है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिस तरीके के और इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर टीचर्स टू अंडरस्टैंड बेटर दिस NEP 2020 और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुत ज़ोर टीचर्स की ट्रेनिंग पे भी दिया गया है कि समय समय पर उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी, उनका प्रोफेशनल अपग्रेडेशन भी होगा और प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी होगी, तो इससे काफ़ी उन्हें मदद मिलेगी। और जो लर्निंग आउटकम्स अभी मैम ने बताएं वो लर्निंग आउटकम्स भी इवेलुएट करने में मदद मिलेगी। जी, और आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ उषा जी वो ये कि जिनका आपने जिक्र किया जादुई पिटारा से लेकर और तमाम बातें, पिक्टोरियल जो एक तरह से स्टफ है उसकी आपने बात की कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम ये जानते हैं कि पिक्टोग्राफी जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर हम फिर नेक्स्ट स्टेज पर आ जाएं जिसमें हम वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम इंटर्नशिप्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो इंटर्नशिप फॉर्मल एजुकेशन जब हमारी लगभग ख़त्म हो जाती है, जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद हम बात करते हैं, लेकिन फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा समझाइए कि ये कैसे सोचा जा रहा है इसके ऊपर एंड हाउ फिजिबल इट इज़। जो वोकेशनल एजुकेशन है वो एजुकेशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और अब हम उसमें प्री वोकेशनल स्किल्स की बात कर रहे हैं। प्री वोकेशनल स्किल्स को आइडेंटिफाई करना, उसको नर्चर करना और फिर उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट करना, तो ये एक स्कूल एजुकेशन का एक हिस्सा बनता चला आ रहा है। हम कक्षा 8 के बाद से वोकेशनल एजुकेशन की बात किया करते थे पहले, पर अब हम कक्षा 6 से हम ये शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हम इसे प्री वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब हम पॉलिसी को बहुत ध्यान से देखते हैं तो उसमें 10 बैगलेस डे की बात भी कही गई है, जहाँ पर बच्चों को जो शिक्षाई यानी कि विषयगत जो पढ़ाई है उसकी किताबें, उसका बस्ता लेकर नहीं आना है, बल्कि जो उनके स्थानीय समुदाय में जो हुनरमंद कारीगर हैं उनके नज़दीक रहकर और उनके सानिध्य में रहकर और उनके निर्देशन में उस आर्ट को सीखना है। चाहे ये चाक पे बनाए जाने वाले मिट्टी के बर्तन हो या फिर बढ़ईगिरी हो या लोहारगिरी हो, तो ये जो हमारे अपने स्थानीय समुदाय में ही इतने सारे हुनर हैं, तो इन हुनर को जानना और इस हुनर में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसे और बेहतर बनाना, तो ये अब हमारे अपने स्कूल करिकुलम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और जब हम कभी भी अपने स्थानीय समुदाय में जाते हैं या अपनी लोकेलिटी को देखते हैं तो हम अक्सर उन लोगों को एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं। तो अब जो स्थानीय पेशे हैं हमारे, यानी कि जिसे हम लोकल प्रोफेशंस कहते हैं, उन्हें भी हमें स्कूल तक लेकर आना है ताकि उसकी एक पहचान बन सके और हम उनसे बहुत कुछ सीख सके। तो बच्चों के सीखने के लिए अब हमने सीखने के दायरे को भी बड़ा किया है और समुदाय उसका एक सबसे बड़ा हिस्सा है। ओके, मीनाक्षी मैम, गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले कि इसलिए भी मैं समझना चाहती हूँ थोड़ा सा कि गवर्नमेंट स्कूलिंग जो सिस्टम है और हमारे यहाँ पर क्योंकि प्राइवेट स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी पैरेलल ही चलता है। ऑल्दो इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों के क्लास में डिफरेंस कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि 6 ऑनवर्ड्स हम ये भी देखते हैं कि NCERT ही है जो कि एक तरीके से टेक ओवर कर लेता है। प्राइवेट स्कूल्स में भी NCERT एक तरह से नेसेसिटी है कि वो आपको लागू करना है, और फिर उसके बाद बोर्ड्स एंड एवरीथिंग इज़ देयर। बट इन दोनों
अगर सेगमेंट्स को मैं आपसे समझना चाहूँ, इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से समझना चाहूँ एनईपी के, ये टेक्निकली मुश्किल है या ज़्यादा आसान है, और एक तरीके से एक बंच की तरह हम फिर देखेंगे कि वो निकल कर आ जाएगा कि ये जो सीमलेस जो चेंज ओवर है वो क्या हम फील कर पाएंगे, देख पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, फ्रॉम वेयर ही और शी इज़ कमिंग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा काम है कि हम उसको एक बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाएँ, वेदर ही इज़ कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट स्कूल, और मे बी फ्रॉम प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूल। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक स्टूडेंट ही है, बच्चा ही है जो स्कूल में आता है, और उसकी ये देखना कि वो कहाँ से कैसे आ रहा है वो शायद इतना मायने नहीं रखता जब हम एजुकेशन की बात करते हैं। और NEP 2020 एक्सेस, इक्विटी और इक्वालिटी को लेकर ही आगे बढ़ने की बात करती है। अब ये क्वेश्चन प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स का है, जो हम बहुत समय से इसको फेस भी कर रहे हैं, पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी पॉलिसी ये कहती है कि जो पॉलिसी बनी है वो इम्प्लीमेंट प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में एक ही तरह से की जाएगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा। तो इस बार हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स भी हैं वो जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है पॉलिसी के बाद उसको अडॉप्ट करेगा। हाँ, कहीं अगर ज़रूरत लगती है तो उसमें मॉडिफिकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर रहती है, क्योंकि हम डाइवर्सिटी को हमेशा एक रिसोर्स मान के चलते हैं। डाइवर्सिटी को एड्रेस करना हमारे लिए एक चैलेंज भी होता है और एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, ताकि उसके थ्रू हम सबको एजुकेशन दे सकें। सो इस बार ये लग रहा है कि हम NCERT का जो नेशनल लेवल का करिकुलम फ्रेमवर्क बनाते हैं, जो कि पॉलिसी बेस्ड ही होता है, जिसमें हम पॉलिसी की विजन को बिल्कुल सेंटर में रखकर उस फ्रेमवर्क को डिज़ाइन करते हैं। ये फ्रेमवर्क जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी अडॉप्ट करेंगे, चाहे वो 3 लैंग्वेज फार्मूला के उसमें कॉन्टेक्स्ट में हो, या जो सब्जेक्ट ऑफर्स करने की बात आ रही है, बुके की बात जैसे आपने की, तो उसमें ये समानता ज़रूर रहेगी। इसके साथ साथ जो हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड और लर्निंग आउटकम्स की बात कर रहे हैं, तो ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स भी उन्हीं लर्निंग आउटकम्स को ध्यान में रखते हुए अगर कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते भी हैं तो वो विद इन दैट एम्बिट ही रहेगा। एंड विद कंसेंट टू, और उस एम्बिट से ही काम हो जाएगा? कंसेंट भी चाहिए होगा? कंसेंट तो देखिए आपके पास NEP है और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो बेसिस होता है जिसको कि प्राइवेट स्कूल्स भी फॉलो करते हैं। पर कुछ अगर उनकी स्पेसिफिक डिमांड या रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी है, अब हमारे देश में एक कोने में किसी चीज़ की ख़ास ज़रूरत है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो थोड़ा बहुत कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, जिसकी कि करिकुलम भी वो फ्लेक्सिबिलिटी उनको देता है। ओके, ऑल राइट। सविता मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ पुराने सिस्टम को लेकर थोड़ा सा, क्योंकि नई तो एजुकेशन पॉलिसी है और ये इम्प्लीमेंट हो रही है ग्रेजुअली अगर हम देखें, लेकिन पुराना जो सिस्टम है जिसको कि आपने एक तरीके से जिया, उसमें कहाँ आपको चैलेंजेस लगते थे, और फिर उन चैलेंजेस को जैसे तैसे आप आगे बढ़े, और उस समय पर आपको ये लगता था कि ये यहाँ पर ये ना होकर ये बेहतर होता, कि अगर वैसा हो गया होता। तो वैसी कोई आपकी स्टोरी है, कोई कुछ जो आप हमसे साझा करना चाहें, बिकॉज इतना लंबा आपका अनुभव रहा है एजुकेशन फील्ड में, आई एम श्योर बहुत सारे आपके पास ऐसी कहानियां होंगी जो कि आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे, जिसमें कि हम फ़र्क भी समझ पाएंगे कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें NEP लेकर आना पड़ा, हमें एज इन हमारे नेशन को लेकर आना पड़ा। बिल्कुल। पहले जो कन्वेंशनल स्टडीज़ होती थी, एकेडमिक्स में ज़्यादा जोर दिया जाता था। अभी जैसे उषा मैम ने बताया कि लोकल आर्ट को वोकेशनल कोर्सेज लेके आए हैं, लोकल आर्ट को सिखाया जाएगा बच्चों को। तो मैं ये समझती हूँ कि ये आर्ट एंड कल्चर इंटीग्रेटेड जो टीचिंग लर्निंग है, लोकल आर्ट है, इनके साथ साथ कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एकदम करंट
जो स्किल्स हैं वो बच्चों को अगर सिखाई जाएंगी तो निश्चय ही वो आने वाली जो चैलेंजेस हैं उनको मीट करेंगे और अपने देखेंगे कि उनका कौन सा स्किल, वो किस स्किल में वो महारत हासिल कर सकते हैं और किसको आगे वो अपना प्रोफेशन बनाएं। तो ये करंट वाले जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें उनको ये चॉइस मिलती है, जबकि पुराने सिस्टम में क्लासेस पास करके फिर उनको एक स्ट्रीम ऑप्ट करनी पड़ती थी जिसमें कि आइदर वो साइंस लेते, कॉमर्स लेते या ह्यूमैनिटीज़ लेते। तो आज उनके पास एम्पल चॉइस है कि वो मिक्स एंड मैच करके सब्जेक्ट्स ले सकते हैं अपनी चॉइस के, जिसमें वो अच्छा कर सकते हैं और आगे उसको परस्यू कर सकते हैं। जी जी, और ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ग्रूमिंग के लिए किसी भी स्टूडेंट की बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी का ध्यान रखा गया है। उषा जी, जो आपसे मैं जानना चाहती हूँ, अब हम थोड़ा सा और नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जिसमें हम एडोलसेंट की बात कर सकते हैं, जिसमें हम मिडल से जो सीनियर सेकेंडरी है वहाँ तक की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दो तरह से खौफ पैदा करता है एक तरीके से स्टूडेंट के मन में। एक तो बोर्ड्स आ जाते हैं, तो उस बोर्ड्स को लेकर क्या स्थिति है, और दूसरा क्योंकि जब हम एडोलसेंट की बात कर रहे हैं तो देयर आर मल्टीपल चेंजेस, वो हार्मोनियल है, हार्मोन्स को लेकर हो सकते हैं, वो बिहेवियर को लेकर हो सकते हैं, तो उन चैलेंजेस से भी कोप अप करना होता है, और क्या वो सब भी इस NEP का हिस्सा है? जी, जब हम किशोरों की बात करते हैं या एडोलेसेंट ग्रुप की बात करते हैं तो अभी हाल में ही एक नेशनल लाइब्रेरी लॉन्च हुई है। तो उसमें बच्चों के लिए और जो एडोलेसेंट एज ग्रुप के लर्नर्स हैं उनके लिए बहुत सारा जो लिटरेचर है वो अवेलेबल हो रहा है, वो डिजिटली अवेलेबल है। हमें से कोई भी उसे डाउनलोड कर सकता है और उसकी जो निःशुल्क रूप से उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो इंश्योर की गई है। तो ये एक मेजर इनिशिएटिव है। और दूसरा जो इनिशिएटिव है वो है मनोदर्पण। हम बच्चों के मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस समय, और ये बहुत अच्छे तरीके से हमें नज़र में आ भी रहा है फील्ड में होता हुआ। तो ये जो सुगबुगाहट सी रहती है कि एडोलेसेंट एज के बच्चे जिस संघर्ष से, जिस ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं और उनकी लाइफ में ये जो चेंजेस हो रहे होते हैं, चाहे वो इमोशनल चेंजेस हों या फिर जो हार्मोनल चेंजेस की हम बात करते हैं जिसकी वजह से इमोशंस आपके लगातार बदलते रहते हैं, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम आती है, और कई बार एडोलेसेंट खुद को भी नहीं समझ पाते कि असल में उनको ज़िंदगी में चाहिए क्या। तो ये जो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है तो इसे भी हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इसके लिए मनोदर्पण एक प्रोग्राम है हमारा जो PM ई-विद्या कार्यक्रम में शामिल किया गया है। तो एडोलेसेंट अपने आप को समझें और जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को समझें कि इस एज ग्रुप में बच्चों में जो भी हम बदलाव देख रहे हैं ये उनकी लाइफ का एक एसेंशियल हिस्सा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो प्रॉब्लम नहीं है या जो नेचुरल प्रोसेस है उसे हम प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी किशोर यानी कि जो 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं, अगर वो 10 बार शीशे में अपने आप को न निहारे, 10 बार अपना हेयर स्टाइल देखे ना, चेंज ना करे और अलग अलग हेयर स्टाइल बना के न देखे, ये प्रॉब्लम है। लेकिन इस एज ग्रुप में ये बहुत नॉर्मल है, बहुत ऑब्वियस चीज़ है, बहुत स्वाभाविक है। तो माता पिता को भी समझने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे अब इस जो चेंज है, फिजिकल चेंज है, ये ट्रांजिशन पीरियड है, इससे गुजर रहे हैं, तो वहाँ उन्हें समझने की और उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये 2 मेजर इनिशिएटिव लिए गए हैं। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है टीचर। हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि टीचर सिर्फ विषय को पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, टीचर एज अ काउंसलर, और इसके लिए भी ये काम लगातार किया जा रहा है कि जो टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, हर टीचर अपने आप को काउंसलर के तौर पर सक्षम कर पाए और वो उस तरह की जो नुआंसेस हैं काउंसलिंग के या जो डिफरेंट एज ग्रुप में जो चेंजेस होते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो उसे भी समझ पाए। तो हमारे ये मेजर फोकस है। तो एक तरफ तो हम स्कूल के बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं लगातार उनके लिए, और दूसरी तरफ हम टीचर्स के साथ भी काम कर रहे हैं। तो टीचर एज अ काउंसलर और इंक्लूसिव सेटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर एज ग्रुप के बच्चों को समझें और उनकी जो स्पेशल नीड्स है उन्हें समझें। तो टीचर एज अ काउंसलर एक अच्छा इनिशिएटिव है। और टीचर्स के लिए जो अब हम उनकी तैयारी देख रहे हैं, जो ITEP आया है,
इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम अभी जो लॉन्च हुआ है, उसमें भी हम टीचर को एक काउंसलर की भूमिका के तौर पर ही देख रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से जो स्कीम्स के नाम रखे गए हैं उनको देखकर भी लगता है उषा जी कि बहुत ही ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई है, उसी के बाद ये सब कुछ तय हुआ है और रिक्वायर्ड भी था, क्योंकि 86 के बाद हमारी एजुकेशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ था। एंड आई एम श्योर कि ये जो चेंज है ये बहुत अच्छे के लिए होगा। आपसे जो मीनाक्षी जी मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत फोबिया रहता है स्टूडेंट्स में, और इसीलिए परीक्षा पर चर्चा से लेकर और तमाम ऐसे इनिशिएटिव्स हमारे प्रधानमंत्री भी लेते हैं, तो वैसे में उनको एट ईज़ रखना, उनसे बातचीत करना, वो एक पहल कह सकते हैं। लेकिन करिकुलम में डिज़ाइनिंग इस तरीके से करना, या जो एजुकेशन है और उसमें जो एग्जामिनेशन का एक पार्ट है जिसको कि हम फियर पार्ट भी कह सकते हैं कई बारी, उसको और बेहतर तरीके से स्टूडेंट के सामने रखना, ताकि उनका इवैल्यूएशन भी हम कर पाएँ और जो फोबिया है उससे भी हम उसको बचा पाएँ। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये एग्ज़ाम फोबिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक भी दिखाई देती है। मैं इसको एक और तरीके से भी देखना चाहूँगी कि एनईपी और इसके बाद जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है, उसमें हमारा जो फोकस है वो ये है कि बच्चे स्कूल में इंटरेस्ट लें और उनका स्कूल में जो भी काम हो रहा है उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट और उनका उसमें इंगेज्ड रहना, इस चीज़ पर बहुत फोकस है। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ये देखें कि एक बात जो एनईपी में कही गई कि हमारा करिकुलम जो हो वो रूटेड इन आवर कल्चर हो, अगर हम इसको ही थोड़ा एक्सप्लोर कर कर देखें तो कहीं हमें ये समझ आता है कि स्कूल में एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिससे बच्चों की फैमिलियरिटी है, जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट बनता है, जिसमें वो इंगेज होते हैं, और स्कूल एक ऐसी जगह बनती है जहाँ वो उनका जाने का मन करता है, वहाँ रुकने का मन करता है और कुछ काम करने का मन करता है। अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, उसके आगे अगर हम चलें तो अब ये जो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी ही है, जिसमें हमने कहा कि मदर टंग को या बच्चों की अपनी जो भाषाएं हैं, चाहे वो शेड्यूल्ड हैं या नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, उसमें आप काम करेंगे, बच्चों को से काम कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्कूल को एक कम्युनिटी का हिस्सा भी बना रही हैं और बच्चों की उसमें पार्टिसिपेशन को बढ़ा रही हैं। हम बहुत टाइम से ये कहते रहे कि स्कूल जो है वो सोशल लाइफ से या सोसाइटी से आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए, बट ये एनईपी की कुछ इनिशिएटिव्स इसी पे फोकस्ड हैं। अगर हम इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात है, जब बच्चे अपना खुद एक्सपीरियंस करके चीज़ों को सीखेंगे और अपनी कॉम्पिटेंसी डेवलप करेंगे तो वो जो लर्निंग प्रोसेस फैसिलिटेट होगा और जो लर्निंग प्रोसेस में क्वालिटी चेंज आएगा, वो कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि ये देखा जाएगा कि आप थ्रू आउट उस लर्निंग आउटकम को या कॉम्पिटेंसी को अचीव करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। आप वो जंप्स तो नहीं लगा रहे, आप उस प्रोसेस में बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं लर्निंग का। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो एग्ज़ाम फोबिया है उसको हम टैकल कर पाएंगे स्कूल लेवल पे, और बच्चे एग्ज़ाम को मैं कहूँगी, मैं इतना ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगी पर हाँ ज़रूर इतना कहूँगी कि उसको फेस करने में जो टेंशन आज फेस कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो ही एक फियर जो है, ऑल्दो वो जानते हैं कि सारा साल पढ़ाई की है और बोर्ड्स में भी रिज़ल्ट ठीक ही आते हैं, अच्छे आते हैं, बट फिर भी एक तरह का फियर रहता है, और उससे भी अगर निजात मिल जाएगी तो ये बहुत अच्छी बात है। सविता जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास भी तो आते होंगे ये बताने के लिए कि बोर्ड का बड़ा डर लग रहा है मैम, कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए।
हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, इस तरह की बातें आपसे करते होंगे आई एम श्योर स्टूडेंट्स। तो वो एक्सपीरियंस किस तरीके का था और आपकी तरफ से फिर किस तरीके का गाइडेंस उनको रहता था? देखिए, पुराने समय में जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी राइट टू एजुकेशन के अंडर, क्लास 8 तक विदाउट डिटेंशन बच्चे आगे जाते थे। फिर पहला सेटबैक उनको मिलता था जब वो क्लास 9 में पहुंचते थे, क्लास 9 का एग्ज़ाम देते थे। अब जो ये और क्लास 9 का एग्ज़ाम के बाद 9 और 10 करके क्लास 11 12 में 10th में फर्स्ट बोर्ड देते थे और 11th और 12th में थोड़ा आसान हो जाता था उनके लिए। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एकदम स्टार्टिंग में ही बच्चे को कॉन्फिडेंस दे दिया है। अपनी भाषा में बच्चा पढ़ रहा है तो एक अलग से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चे में। तो हर स्टेज पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। क्लास 2 में एग्जाम होगा उसका, क्लास 5 में एग्जाम होगा उसका, क्लास 8 में वो इवेलुएट होगा और इस तरह से इतने सारे एग्जाम्स देता हुआ वो आगे जाएगा। और जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो भी जो आगे की स्टडीज हैं वो सेमेस्टर वाइज कर दी जाएंगी। ये प्रपोजल है और एक सेमेस्टर में अगर मार्क्स कम आए तो वो इम्प्रूव कर सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो कि बच्चे का स्ट्रेस बहुत कम करेगी। जी जी बिल्कुल, और इसीलिए शायद सोचकर ही किया गया है कि उसको बाइफरकेट कर दें, कम से कम 2 में डिवाइड कर दें तो सिलेबस भी कम और शायद टेंशन भी फिर उस हिसाब से कम। उषा जी, हम बात कर रहे हैं जिनका आपने जिक्र किया पेरेंटिंग को लेकर भी, क्योंकि माइंडफुल पेरेंटिंग जो है वो भी बहुत ज़रूरी है और कहीं पर शायद हम लैग कर जाते हैं उस चीज़ में, क्योंकि हमें लगता है कि जो एजुकेशन है वो हिस्से स्कूल की आती है और स्कूल की ही जिम्मेदारी है। लेकिन एक ये जो ब्रिज है वो चाहे थ्रू PTMs है या कैसे इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स का भी बढ़े, बर्डन की तरह ना सही लेकिन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। और जो वो होल्डिंग हैंड्स है टीचर और पेरेंट्स का, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, और उसको लेकर भी NEP में किस तरीके से गाइडलाइंस हैं, कुछ कहती है NEP उसको लेकर? जी, जब हम पूरे जो शिक्षाई प्रक्रिया है, जो एजुकेशन का पूरा प्रोसेस है, तो उसे बहुत गहराई से देखते तो ये लगता है कि एजुकेशन जो है अपने आप में एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक साझी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ स्कूल की नहीं है, ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ टीचर की नहीं है, ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की भी नहीं है और ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी मेंबर्स की भी नहीं है। ये दरअसल एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक साझी जिम्मेदारी है। और क्योंकि बच्चा जो है वो हर तरह से कनेक्टेड है, वो स्कूल से भी कनेक्टेड है, वो टीचर से भी कनेक्टेड है, वो जो उसका कम्युनिटी है, उसका जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है वो उससे भी कनेक्टेड है। तो उसके इमीडिएट एनवायरनमेंट में जो लोग भी मौजूद हैं, जो लोग शामिल हैं, यानी कि बच्चे की ज़िंदगी में जो लोग शामिल हैं वो सब उस बच्चे की एजुकेशन के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी का भी मामला है और ये ऑटोनॉमी का भी मामला है। तो जब हम पॉलिसी को देखते हैं तो पॉलिसी कहती है कि जो हम बच्चों के लिए करना चाहते हैं या एजुकेशन के जो हम गोल लेकर चल रहे हैं, एक अच्छा मानव का निर्माण करना, उसे एक अच्छा इंसान बनाना, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, तो न्याय संगत समाज की जो रचना की बात कर रहे हैं वो एक तर्कशील और न्याय संगत व्यक्ति से ही होगी। तो ये बात हम पेरेंट्स तक भी पहुंचा रहे हैं लगातार अपने PM विद्या प्रोग्राम के भी माध्यम से, और जो हम फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी की बात भी कर रहे हैं तो वहाँ भी हम पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस पैकेज लेकर आ रहे हैं। ये अवेयरनेस जनरेट करनी है और इसके कई रास्ते हैं, चाहे वो PTM के थ्रू है और पेरेंट्स SMC का एक हिस्सा होते हैं। जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसमें पेरेंट्स भी शामिल हैं, जो उस पूरे समुदाय के जो स्कूल हैं उनके पेरेंट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये भी पॉलिसी का हिस्सा है। और एक और इम्पॉर्टेंट काम जो इस समय हो रहा है वो है हमारे सबके लिए शिक्षा, जिसे हम पॉलिसी में जानते हैं प्रौढ़ शिक्षा, अडल्ट एजुकेशन के नाम से जानते हैं, जिसका नाम अब हुआ है एजुकेशन फॉर ऑल। और ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उल्लास के नाम से आई है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। यहाँ पर भी हम क्रिटिकल लाइफ स्किल्स में अडल्ट्स के लिए पेरेंटिंग की सीरीज हम लेकर आए हैं। और यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि एक अडल्ट को अगर पढ़ना है, पढ़ना लिखना सीखना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए भी नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए भी है। तो बच्चों के साथ वो कैसे पेश आएं, बच्चों का कैसे ध्यान रखेंगे और बच्चों को कैसे समझेंगे, और बच्चों से जुड़े हुए बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको भी वो कैसे उसका समाधान खोज सकते हैं। तो इसके लिए भी पेरेंटिंग की सीरीज हम लेकर आए हैं और ये हमारे अपने NCERT की ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है। तो हम
बच्चों से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब में एक तरह की अवेयरनेस जनरेट करना, एक तरह की संवेदनशीलता डेवलप करना और उन्हें जागरूक बनाना कि हम बच्चों की एजुकेशन के लिए हम जहाँ हैं, जैसे जिस स्थिति में हैं, वहाँ हम ईमानदारी से क्या बेस्ट दे सकते हैं वो देने की कोशिश करेंगे। राइट। और मीनाक्षी मैम, एक चीज़ ये भी है कि ड्रॉप आउट भी होता है हमारे यहाँ पर, उसके मल्टीपल रीज़न भी हो सकते हैं और कई बारी फीमेल जो स्टूडेंट है उसमें ये ड्रॉप आउट ज़्यादा भी देखा जाता है और उसके भी मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। तो उस सब को लेकर कि एक तो लिटरेसी रेट हमारा बड़ा है, अच्छा हुआ है, लेकिन वो 100% तक जाए, उसको लेकर भी किसी तरह की प्लानिंग है क्या? और ड्रॉप आउट ना हो और अगर हो रहा है तो उसको रोकने के लिए भी कुछ है इसमें कोई रिड्रेसल या कुछ इस तरह का कुछ है? पॉलिसी ने ड्रॉप आउट रेट को कम करने और फिर ग्रेजुअली ड्रॉप आउट ना ही हो इसको करने के लिए भी इनिशिएटिव्स लिए हैं। और ये जो इनिशिएटिव्स हैं वो अगेन आई वुड से वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस में हैं और इसमें जो इम्पॉर्टेंट ब्रिज है वो स्कूल और फैमिली का भी है, जैसे कि अभी प्रोफेसर उषा भी बात कर रही थी। इसमें जैसे अगर हम बात करें होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की भी, तो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में भी हमको फैमिली का इनपुट भी चाहिए, पेरेंट्स का इनपुट भी चाहिए। तो जहाँ स्कूल और फैमिली, स्कूल और पेरेंट्स इकट्ठे मिलके काम करने की बात हुई है, एसएमसीज हैं या पीटीएम्स हैं आपकी, या आपका ये एफर्ट कि हम कम्युनिटी में भी जो लिटरेसी को है बढ़ाएं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट करें। खाली लिटरेसी ही नहीं, कई तरह की एजुकेशन उनको देना, चाहे वो फाइनेंशियल लिटरेसी हो या और तरह की लिटरेसी हो, किसी और फील्ड की लिटरेसी हो। जब ये सारी चीज़ें हम एक साथ पैरेलली चलाते हैं तो कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट रेट कम होने का बहुत चांस रह जाता है। इसके अलावा हम लोग जो नैस है, नेशनल अचीवमेंट सर्वेज एनसीईआरटी कंडक्ट करती है और मिनिस्ट्री भी अपने लेवल पर सर्वेज करवाती है, उससे भी जो चीज़ें हाईलाइट होती हैं कि फीमेल लिटरेसी रेट कम है या ओवरऑल लिटरेसी रेट कम हो रहा है, तो उसको एड्रेस करने के लिए भी ब्रिज कोर्सेज बनाने की बात है, टेक्स्ट बुक में उसको एड्रेस करने की बात है। तो ये सारे जो एफर्ट्स होंगे अल्टीमेटली जो है हमारा ड्रॉप आउट रेट कम करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। जी बिल्कुल। और स्कूल पहुंचेंगे तो सविता जी ह्यूमन बीइंग की जगह बीइंग ह्यूमन भी शायद हो जाएंगे और ओवरऑल एक अप्रोच जो अपनाई जा रही है वो शायद वही है कि बेहतर इंसान कैसे बनाया जाए। सिर्फ एजुकेशन जो है वो कागजी तौर पर ना रह जाए, पूरा का पूरा एक तरह से जो व्यक्तित्व निर्माण जिसको हम कहते हैं वैसा सोचा गया है निपे में। एम आई राइट? हाँ बिल्कुल। और इसकी शुरुआत फाउंडेशनल स्टेज से हो जाएगी। और आप ये सोचिए कि कोई ऐसे फॉर्मल उनको लिखना पढ़ना वहाँ ज़रूरत नहीं है। स्टोरी टेलिंग से, जैसे अभी मैम ने बताया, स्टोरी टेलिंग से और आर्ट एंड क्राफ्ट से और बहुत सी दूसरी वैल्यूज़ जो हैं अपने देश का कल्चर उन्हें बता के स्टोरी के माध्यम से हम वहाँ से शुरू कर सकते हैं। बच्चा जब घर में रहता था तो वो तो सीखता था, लेकिन वही सब चीज़ जो उसके परिवार में होती थी तो उसको एक औपचारिक रूप देके स्कूल में बुला के और उनका जो बेस है उसको मजबूत किया जाएगा और जिससे कि जो आगे की स्कूलिंग के लिए बच्चा तैयार होगा और इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि ड्रॉप आउट बहुत कम होंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका सविता जी स्टूडियो में आने के लिए। मीनाक्षी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। उषा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर हम बात कर रहे थे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि बेहतरीन इनिशिएटिव है। 2020 से शुरू हो चुका है, 2030 तक ये इम्प्लीमेंट किया जाना है और इस बीच में जितने भी इश्यूज आएंगे उनका रिड्रेसल कैसे होना है, अगर कोई चेंजेस हैं तो उसको लेकर लगातार एडवाइजरीज और बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। कोशिश यही है कि लिटरेसी रेट भी सुधरे, ओवरऑल एक आउटकम जो है वो भी बहुत अच्छा आए और हमारा जो भी यूथ है उसके जो डिमांड्स हैं उनसे भी हम मैच कर पाएँ और जो एक
डेवलप्ड नेशन की तरफ हमारी बढ़ने की तैयारी है उसको हम पूरा कर पाएँ। और ये सब हम इसलिए भी चर्चा की क्योंकि माइंडफुल पेरेंटिंग भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि एजुकेशन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारी इस ख़ास चर्चा को देखने के लिए। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं, अपनी राय जाहिर कर सकते हैं DD Urdu specials@gmail.com पर। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।